स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोनों बहनें कंफ्यूज थी कि ये आया कहाँ से, तो वो दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर तुरंत राघव और गरिमा के पास जाती है। वह दोनों इस वक्त हाल में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों का नाम लेते हुए दोनों बहनें वहां आए और कशिश बोली, पापा, आपने हमें ड्रेस और हैंड वॉच दिया है। इस वक्त वह दोनों वही ड्रेस पहन कर आई थी जो कि गिफ्ट के तौर पर राघव ने उन दोनों को दिया था, तो वह बोले, हो, तुम दोनों ने पहन तो लिया ड्रेस, लेकिन हैंड वॉच नहीं दिया मैंने तुम दोनों को। इस पर अंतरा ने उसे वह बिना नाम का गिफ्ट रैपर और उसमें से एक में निकली बाबी प्रिंट वाली ड्रेस और एक में हैंड वॉच वाली बात बता दी, जिस पर वह दोनों हैरान हो गए। उन दोनों ने भी बिना नाम के ड्रेस दिया था, लेकिन ड्रेस के ऊपर चिट लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वह दोनों उन दोनों के साथ उनके कमरे में गए और सभी गिफ्ट्स को देखने के बाद उन गिफ्ट को देखा और फिर वह बोले, इन दोनों गिफ्ट को तुम दोनों हाथ भी नहीं लगाओगी जब तक पता नहीं चल जाता कि यह गिफ्ट दिया किसने है तुम्हें, ठीक है। कशिश तो तुरंत मान गई, भले ही उसका दिल उसे वॉच पर आ गया था, लेकिन वह सबसे पहले प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देती थी। लेकिन यहाँ अंतरा को वह ड्रेस इतनी पसंद थी कि उसने तुरंत कहा, नहीं, मुझे ये ड्रेस पहने हैं और किसी ने भी दिया हूँ, क्या फर्क पड़ता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, और हमें गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। गरिमा इस पर बोली, नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये ड्रेस तुम दोनों नहीं पहनोगे और यह वॉच और यह ड्रेस हमें दे दो, हम अपने कमरे में रखेंगे। कोशिश में तुरंत ऐसा ही किया और वह दोनों चीज गरिमा के हाथ में दे दी और उसके बाद राघव बोले, अब तुम दोनों अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो, वरना कल क्लास में पनिशमेंट मिलेगी। डिनर करने के बाद वह दोनों अपने होमवर्क में लग गई और होमवर्क करते करते अंतरा उस ड्रेस के बारे में सोचने लगी और अपने पेन को कॉपी के एक पॉइंट पर रखकर घूमने लगी और यहाँ कशिश स्पीड से अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लग गई और कब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह वहीं पर सर रखकर सो गई, उसे खुद पता नहीं चला और यहाँ अंतरा के दिमाग में अभी भी वही ड्रेस घूम रही थी। जब घड़ी में 10 बजे बजाने की टिक टिक की आवाज आई तो अंतरा का ध्यान टूटा और उसने देखा कि टाइम हो गया है और उसने अभी तक अपना मैथ का वर्क कंप्लीट नहीं किया और कशिश वही सो गई। वह तुरंत अपने मैथर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पर आकर वह अटक गए, इसीलिए उसने जाकर कशिश की नोटबुक देखी तो कशिश ने सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया था। लेकिन कशिश ने बहुत ही लंबी सॉल्व किया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कशिश ने कौन सा फॉर्मूला कहाँ और कैसे लगाया है, इसीलिए उसने वह कॉपी वापस रख दी और फिर अपनी चेयर पर बैठे हुई बोली, कॉपी करने से क्या होगा, मुझे थोड़ी समझ आ जाएगा, ये जल्दी सो गई वरना मैं इसे समझ लेती। उसके बाद अंतरा अपनी पेंसिल को अपने सिर पर ले जाकर वहां पर पॉइंट करते हुए बोली, इस वक्त कौन होगा जो जाग रहा होगा और मैं उससे पूछ सकूं, और मेरे सारे दोस्तों खुद कशिश से नोटबुक लेकर जाते हैं पूरी करने के लिए और ये लड़की तो सो गई, किससे पूछूं। मैंने अगर नहीं किया काम तो सर बोलेंगे कि तुम्हारी बहन ने कर लिया, तुम कहाँ घूम रही थी। उसके बाद उसने अपनी नोटबुक ली और वहां से कमरे से बाहर निकल गई और हॉल में आकर वह लैंडलाइन के पास आ गई और उसमें वह कुछ सोचते हुए किसी का नंबर मिला देती है। दूसरी तरफ कार्तिक अपने रूम में बैठकर कुछ पेपर्स को चेक कर रहा था, लेकिन ये पेपर स्कूल से रिलेटेड नहीं थे, कुछ और ही था। तभी उसका फोन बजाने लगा और उसने ध्यान से देखा तो अंतरा के घर के लैंडलाइन से आ रहा था और उसने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, टुडे माय डार्लिंग इज नॉट इन स्लीपी मूड। यस, आई एम नॉट इन स्लीपी मूड, क्योंकि मेरा मैथ्स का वक्त पूरा नहीं हुआ और कशिश सो गई, मैं किससे पूछा प्रॉब्लम। अंतरा ने थोड़ा मायूसी से कहा तो कार्तिक ने कहा, क्वेश्चन बोलो। अंतरा ने तुरंत अपनी नोटबुक में लिखा क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया और तब तक कार्तिक अपने डेस्क के ड्राइवर में से एक पेपर निकल चुका था और उसके बाद वह जल्दी से उस पेपर पर उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने लगा और उसको बड़े ही ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा अपनी नोटबुक में नोट करती रहना, समझ में भी आ जाएगा और तुम्हारा वर्क भी पूरा हो जाएगा। अंतरा तुरंत खुश हो गई और कार्तिक अपने उसे रफ पेपर पर क्वेश्चन को आड़े मांडे ढंग से सॉल्व करने लगा और साथ के साथ फोन पर अंतरा को समझने लगा और अंतरा उसे बहुत ही प्रॉपर्टी और नित तरीके से अपनी कॉपी पर उतरने लगी और इसी तरीके से आगे की क्वेश्चंस भी कार्तिक ने उसे सॉल्व करके दे दिए। बस अब 2 क्वेश्चंस बचे थे। अंतरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिक्टेट कर रही थी कि तभी राघव की आवाज आई, क्या कर रही हो अंतरा, वह भी इतनी रात को, 11:30 बज रहे हैं, सोना नहीं है। अंतरा घबराकर अपने पापा को देखने लगी क्योंकि वह कार्तिक के बारे में नहीं बोल सकती थी और दूसरी तरफ कार्तिक ने उसकी बात सुन ली और वह बोला, बोलो कि तुम्हारी फ्रेंड का फोन है, तुम मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हो, वह तुम्हारी हेल्प कर रही है। अंतरा ने डिट्टो वही बात राघव के सामने रख दी तो राघव बोला, इतनी रात को तुम्हारी कौन सी दोस्त तुम्हारी हेल्प कर रही है और कशिश से तुमने क्यों हेल्प नहीं ली। अंतरा इस पर बोली, पापा वह सो गए, मैं उसे उठाना नहीं चाहती थी इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड को फोन कर दिया और पापा आप प्लीज कमरे में जाकर कशिश को बेड पर कर दीजिए क्योंकि वह डेस्क पर ही सो गई है। राघव को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था इसीलिए वह बोले, ठीक है लेकिन जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सोने जाओ वरना कल स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अंतरा तुरंत हाँ में गर्दन हिला दे और राघव वहां से चले गए और उसके बाद कार्तिक ने उसकी बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद कर दी और अंतरा से कार्तिक बोला, आगे से क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना अंतरा, एग्जाम में मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तब तक मैं सीख लूंगी। अंतरा ने बड़ी मासूम तरीके से कहा और उसके बाद फोन को रख दिया।
ये कार्तिक अपने घर पर था और फोन रखते ही यह बाहर खिड़की के बाहर देखने लगा, जो कि उसके माय ऑब्सेशन, माय प्योरेस्ट ऑब्सेशन, अंटरा अंटरा, आई लव अंटरा, यू आर माय वर्ल्ड, कार्तिक ने काफी अजीब तरीके से साइकोटोन में कहा और फिर खड़ा हो गया और जाकर बालकनी के बाहर आ गया और वापस सिगरेट को जलने लगा। रशिया, सुबह का वक्त। निशा जब सोकर उठी तो उसने सबसे पहले नहाया, खुद को अच्छे से रेडी किया और उस उम्र में भी वह मेकअप के द्वारा 25-26 साल की एक लड़की लग रही थी। और उसके बाद वह सीधा आर्यन को स्कूल जाने के लिए उठाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन हैरान हो गई क्योंकि कमरे का दरवाजा लॉक था, इसलिए उसने स्पेयर की से कमरे को खोल दिया और अंदर गई तो अंदर आर्यन बेड पर नहीं था। इसलिए वह वॉशरूम में गई और उसका दरवाजा नोक करते हुए बोली, आर्यन, तुम इतनी जल्दी उठ गए आज। लेकिन वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आई तो निशा ने उसे खोल दिया तो वॉशरूम भी बिल्कुल खाली था। इसीलिए वह तुरंत बालकनी में आए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसे हैरानी हुई कि सुबह सुबह आर्यन चला कहाँ गया, इसलिए वह अपने कमरे में आई और अंशुमन को उठाते हुए बोली, अंशुमना, अंशुमन उठो, अंशुमन उठ जाओ, तुम्हारा बेटा गायब हो गया है घर से। तारांकन क्या? अंशुमान नींद में बड़बड़ाया और खड़ा हो गया और बोला, गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? 1 साल का बच्चा नहीं है वह जो गायब हो जाएगा, 17 साल का है। निशा ने इस पर कहा, तुमने कभी 1 साल का बच्चा गायब होते हुए देखा है? 1 साल का बच्चा हमेशा अपनी पेरेंट्स के पास होता है, हमारा बच्चा 17 साल का है। 17 साल का समझ में नहीं आ रहा है, सुबह सुबह कहाँ चला गया? अंशुमान अभी भी आधी नींद में था और वह बोला, अरे घर में कहीं होगा, कमरे में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि गायब हो गया। निशा इस पर अपने हंस अप करते हुए बोली, आई डोंट नो, पर मैंने नौकर को बोल दिया है कि पूरे घर में ढूंढो उसे, देखते हैं कि घर में है कि बाहर चला गया कहीं। तभी एक नौकर वहां आया और वह बोला, सॉरी मैम बट सर इज नॉट हियर। अंशुमान उसे हैरानी से देखा है और बोलता है, वाटा प्लीज फाइंड हिम प्रॉपर्टी। वह नौकर वापस चला जाता है लेकिन उसे दोबारा नहीं मिलता और अब तो कंज्यूमर और निशा नीचे आ गए थे और नौकर ने वापस उसे वही जवाब दिया था कि तभी अंशुमन का एक खास आदमी उसके पास आता है और बोलता है, सर, आर्यन सर के बारे में पता चल गया है। अब निशा और अंशुमन बस अपने आदमी को देख रहे थे और इसी बात की भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आर्यन को उनका कोई दुश्मन ना लेकर चला गया हो। लेकिन तभी उसके आदमी ने कहा, आर्यन सर इंडिया चले गए। कुछ देर पहले एयरपोर्ट से खबर आई है कि जूनियर असर इंडिया जाने वाली फ्लाइट में है और 1 घंटे पहले फ्लाइट टेक ऑफ हो भी गई है, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अंशुमान ने इस पर गुस्से से उसे चांटा मार दिया और बोला, 1 घंटा हो गया है फ्लाइट को गए हुए, अब क्या रोकेंगे उसे? निशा ने गुस्से से सवाल किया, लेकिन वह लड़का इंडिया क्यों गया? उसकी स्टडीज का क्या, उसके सपनों का क्या, उसके करियर का क्या? अंशुमान ने इस पर कहा, इतना आगे मत जाओ निशा, और पक्का तुम्हारा बेटा उस लड़की के पीछे गया है इंडिया? पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने, इसीलिए बार बार दिन रात उस लड़की को बोलता रहता है और उस लड़की को याद करता रहता है, माई पोजीशन माई पोजीशन माई पोजीशन। इज ही सीरियस? निशा के मुंह से हैरान भरे शब्द निकले। अंशुमान गुस्से से बोला, अगर सीरियस होता तो ऐसे रसिया छोड़कर इंडिया नहीं जाता, वह भी तब जब उसकी स्टडीज का फाइनल टाइम चल रहा है। निशा ने फिर भी खुद को रिलैक्स किया और बोली, पर हम इतना आगे का क्यों सोच रहे हैं? क्या पता 2-3 दिन के लिए ही गया हूँ, वापस आ जाए और 2-3 दिन में तो स्टडीज पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता 12। लेकिन तभी निशा की बात गलत साबित करने के लिए उन दोनों के फोन पर आर्यन का से मैसेज आया और राघव ने उसे मैसेज को पढ़ा। Sorry dad and mom, but it's too late. I am going but not for some days or some months. I was already about to leave Russia permanently. I am not going to return. Take care of yourself and I do same with me but with possession, my lifetime possession. ये मैसेज पढ़कर दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मैसेज में भी पोजीशन वर्ड इस्तेमाल किया था। शाम का वक्त, इंडिया। आज दोनों बहनें अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने आई थी। वैसे तो गरिमा ने बहुत मना किया था, लेकिन राघव ने बाद में उन दोनों को परमिशन दे दी, लेकिन ये कहा कि शाम 7 बजे बजाने से पहले वह घर आ जाए और अभी कर ही बजे थे, इसीलिए वह आराम से पूरा माल घूम रही थी। उन दोनों को अलग अलग चीज देखनी थी, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गई और अंतरा अपने दोस्तों के साथ ड्रेस क्षेत्र की तरफ चली गई क्योंकि उसका तो ऑब्सेशन था ड्रेस के साथ और यहाँ कशिश वह से ही बाहर से सभी स्टोर्स को देखने लगी। ये चल ही रही थी कि तभी सामने से आते एक इंसान से वह टकरा गई और गिरती इससे पहले ही उसे आदमी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कशिश दूसरे रास्ते अकेले ही जा रही थी और वह सामने से आते एक लड़के से टकरा गई, लेकिन गिरती उससे पहले ही उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिस पर उसे लड़की का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसके कमर पर था। गिरने के डर से कशिश की आंखें पहले ही बंद हो गई थी, इसीलिए वह लड़का का चेहरा नहीं देख पाए और जब उसे एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं तो उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला। लेकिन उसने पहले अपनी राइट आई को खोला और सामने उस लड़की को देखा जो कि दिखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था, और फिर उसने अपनी दूसरी आंख को भी खोल दिया और अपने सामने उसने आर्यन को देखा। आर्यन भी काफी तपिश भरी नजरों से उस 12 साल की कशिश को देख रहा था और उसकी नजरों से ही साफ दिख रहा था कि वह इस उम्र में ही उसके लिए कितना ज्यादा पोजेस्ड है और अगर यह पोजीशन बढ़ेगी तो आगे चलकर सच में कयामत लाएगी। आर्यन की पकड़ उसकी पीठ पर और कमर पर मजबूत थी, जिस पर कशिश की पूरी बॉडी टिकी हुई थी और वह गिरने से बची हुई थी, और उसके बाद आर्यन अपने हाथ को अपनी तरफ पुल करना शुरू किया और धीरे धीरे कशिश की बॉडी आर्यन की बॉडी की तरफ आती रही और कशिश, वह आर्यन के उस हैंडसम चेहरे में खो चुकी थी, इसलिए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बॉडी मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल जाम हो चुका था। आर्यन ने उसे ठीक से खड़ा तो किया, लेकिन अपने और उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा एक हाथ की हथेली जितना फासला छोड़
जिस पर वह दोनों एक दूसरे के चेहरे को बड़ी ही ध्यान से और गौर से देख सकते थे। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे। आर्यन अपनी नजरों को नीचे किए हुए कशिश के उस छोटे से चेहरे को देख रहा था और उसकी गहरी हो रही थी जो कशिश के चेहरे पर पड़ रही थी और कशिश की पलकें सांस से उसकी सांस छोड़ने पर जल्दी जल्दी बंद हो रही थी और खुल रही थी। तेरी निगाहों में भी जुनून है, तेरे इश्क में मेरी जिंदगी की रोशनी है, तेरी हर बात में मेरी चाहत छुपी है, ये तेरे साथ बिताया हर पल, ये पल बेमिसाल है। आर्यन का हाथ अभी भी कशिश की कमर पर था और कशिश की नजरें उसकी आंखों से मिल रही थी कि तभी अचानक से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई, माँ, मुझे वह ड्रेस चाहिए। उनसे थोड़ी ही दूर किड्स क्षेत्र था, जिसके बाहर एक लड़की अपनी माँ को बुला रही थी कपड़े खरीदने के लिए और उसकी आवाज से उन दोनों की तंद्रा टूट चुकी थी। आवाज से ही कशिश को होश आया और वो आर्यन से तुरंत दूर हुई, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, आउच, और वह पिलक का सहारा लेकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके पैर में लग चुका था। वह हल्का सा बंद हुई और अपने पैर को देखने लगी क्योंकि रेड हो गया था। उसके पैर में मोच आ गई थी। एंट्रा, उस दर्द में एक बहन ने दूसरी बहन को याद किया और उसकी आंखों से आंसू के मोटे मोटे बूंद निकल आए क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। आर्यन झट से उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और इससे पहले कि कोई आदमी ऐसे आर्यन को कशिश को अपनी बाहों में लिए देखा, आर्यन उसे लेकर दूसरे कॉरिडोर में चला गया जहां पर अंधेरा था, मतलब वहां पर कोई शॉप नहीं थी और ना ही कोई आता जाता था। एरियन कशिश को लेकर आया और अपने एक घुटने पर आया और उसे अपने सीधे पैर की लैप में बिठाया और कार्तिक का एक हाथ अभी भी उसकी पिठ पर सहारे के लिए दिया हुआ था और बोला, मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ लो। कशिश को तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि आर्यन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वह कब उसे लेकर उस कॉरिडोर से उस खाली अंधेरे वाले कॉरिडोर में लेकर आया। इस बात की खबर भी कोशिश को तब लगी जब वह उसे अपनी गोद में बिठा चुका था और अब उसका ये कहना था कि वह उसके कंधे को मजबूती से पकड़ ले। उसने कशिश के दिल में हिचकी चाहत पैदा कर दी थी। जब कशिश ने आर्यन की बात नहीं मानी तो इस बार आर्यन ने अपनी नजर कशिश की तरफ की और वह वापस अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मैंने कहा मेरे कंधे को पकड़ो, मुझे तुम्हारा पैर ठीक करना है। और इस बार आर्यन की वह मैजिकल आइस और उसकी वह मदहोश कर देने वाली मैग्नेटिक वॉइस में कशिश खो गई और उसने अपने हाथों को उसके दोनों कंधे पर रखकर दबाना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा दिया और अब उसने अपने दोनों हाथों को उसके पैर पर रखा और उसके शूज को और उसके सॉक्स को निकाल दिया और अच्छे से उसके पैर को पहले मसाज दिया और झटके से मोड़ कर दिया। आग कशिश के मुंह से चीख निकली क्योंकि उसे असहनीय दर्द हो रहा था और आर्यन ने उसकी चीख पर उसे दिखा और वह बहुत अच्छे से कशिश के चेहरे पर आए दर्द को देख सकता था। इस उम्र में वह क्या ही अपना दर्द छुपाते, जो चीज उसे फील हो रही थी वह अपने चेहरे से और जबान से बस बता दिया करती थी। आर्यन वापस उसके पैर को देखने लगा और उसे अपने हाथों से होले होले छूकर मसाज देने लगा और यहाँ कशिश, अब उसे सच में दर्द हो रहा था। कुछ देर पहले जब आर्यन उसके पैर को मसाज दे रहा था तो एक डिफरेंट फीलिंग वह अपने अंदर महसूस कर रही थी, लेकिन वह फीलिंग दर्द की वजह से बिल्कुल गायब हो गई थी और आर्यन का मसाज देना जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से था, वह भी उसे दर्द दे रहा था और कशिश की आंखें बंद हो गई। जब घर हल्का हल्का नॉर्मल शेप और कलर को लेने लगा तो आर्यन ने उसे खड़ा किया और बोला, चल कर देखो। कशिश वहां चलाकर उसे दिखाने लगी लेकिन अभी भी वह हल्का हल्का लड़खड़ा रही थी, इसलिए वह थोड़ा सा बाहर आया और इधर उधर देखने लगा कि उसे कोई मेडिकल शॉप उस मॉल में मिल जाए, लेकिन उस फ्लोर पर कोई मेडिकल शॉप नहीं था। इसीलिए वह वापस उसके पास आया और बोला, क्या तुम सबके सामने मेरी गोद में रहने के लिए कंफर्टेबल हो? एक अनजान लड़के से उसकी बाहों में रहने वाली बात सुनकर कशिश डर गई। भले ही वह 12 साल की थी, लेकिन इतनी समझ थी उसके अंदर कि किसी अनजान लड़के के करीब नहीं जाना है उसे, और यहाँ कशिश ऑलरेडी उसके करीब जाकर उसकी गोद में बैठ गई थी और वह लड़का उसके पैर को भी छू चुका था। लेकिन वह दोबारा उसकी गोद में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने कदम थोड़े पीछे लिए, जो आर्यन देख चुका था और वह समझ गया था कि कशिश उसकी गोद में दोबारा नहीं आएगी और वह बोला, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद चल लेना। एक तो वह अंधेरा कॉरिडोर और ऊपर से वह और एक अनजान लड़का। कशिश के दिल में घबराहट और वह अजीब अजीब न्यूज जो वो अपने पापा के साथ टीवी में सुनती थी, वैसा ही उसे फील हो रहा था और उसे आर्यन के साथ डर लग रहा था। उसे कोई बैड वाइब नहीं आई थी आर्यन के साथ, लेकिन अनजान लड़का अनजान ही होता है और उसमें इतनी समझ थी कि किसी अनजान के साथ और किसी अपने के साथ कितने डिस्टेंस मेंटेन कर रहना है और किसके साथ कितना बातें करना है। इसीलिए वह तुरंत थोड़ा और दूर होते हुए सामने की तरफ जाते हुए बोली, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, और उसके बाद अपनी लंगड़ाती हुई कदमों के साथ कशिश वहां से भाग गई। आर्यन बस उसे वहां से जाते हुए देखा रहा और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे कितना भगोगी, एक दिन तुम्हें मेरे पास ही आना है और मेरी इन्हीं बाहों में अपने हाथों को देखकर तुम खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ फील करोगी। अभी तुम मेरी गोद में नहीं आए, लेकिन जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो हमेशा मेरी गोद में आने की जिद करोगी, अपनी दिन भर की बातें मेरे सीने से लगाकर ही खाओगी और रात का एक एक पल तुम्हारा मेरी बाहों में गुजरेगा। माय डियर बेबी स्वीट कॉर्न। ये वह 17 साल का आर्यन था जिसकी बातें बिल्कुल भी 17 साल जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह 21-22 साल का कोई नौजवान है और यह अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इन बातों में भी हद से ज्यादा पोजीशन थी। यहाँ अंतरा जिसके पास मोबाइल फोन था, उसे एक नंबर से मैसेज आया और उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कशिश को देख कर आती हूँ, तुम सब यहाँ पर शॉपिंग करो। और उसके बाद उसे शॉप से अंतरा निकल गई और वहां से कहीं दूसरी तरफ जाने लगे और उसके बाद वह लिफ्ट में गई। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और सीधा बेसमेंट की तरफ चली गई। वह बाहर आए और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे सिवाय कार्स, बाइक्स और स्कूटर के कुछ भी नहीं दिख रहा था और वहां अंधेरा भी बहुत था।
कुछ लोग थे जो कि शॉपिंग कर कर वापस साल की लड़की अकेले ही बाहर जा रही थी और उसके साथ ना उसका कोई बड़ा भाई बहन या उसकी कोई पेरेंट्स थे और जा रहे थे, और कुछ लोग थे जो शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ रहे थे और उनमें से कुछ ऐसे थे जो आते जाते अंतरा को देख रहे थे क्योंकि अजीब था। 1 10 12 सबकी नजरें अंतरा को घबराने पर मजबूर कर रही थी और वह कैसे तैसे सबकी नजरों से बचते हुए उसी तरफ आ गई जहां पर कास पाक हुई थी। उसने वापस अपना मोबाइल देखा और उसमें आए मैसेज को देखा और उसके बाद वह एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज को देखने लगी कि वहां पर उसे कोई कर मिल जाए। तभी उसे लाइन से 2 3 कार नजर आई जिनका कलर ब्लैक था, लेकिन उसे इस बात की पहचान नहीं थी कि कौन सी कर मर्सिडीज है। वह खुद से बोली, अभी इनमें से उनकी कर कौन सी है? अगर मैं गलत कर में चली गई तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे मना कर देना चाहिए था। वहां पर कशिश और सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं वापस जा रही हूँ, बोल दूंगी कि आप मुझे नहीं मिले। वह मुड़ी और जाने लगे कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी की परछाई है जो उसी के साथ चल रही है और वह पलट गई, लेकिन कोई नहीं था, इसलिए वह घबराते हुए वापस मुड़ी और आगे की तरफ जाने लगी और पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ खींचने लगा और अंतरा अपने हाथ और पैर को हवा में चलने लगी। लेकिन दूसरा आदमी उससे काफी ज्यादा ताकतवर और हटाकटा था और उससे उम्र में भी ज्यादा था। वह उसे लेकर एक ब्लैक कलर की कर में आ गया और उसके बाद उसने उसके मुंह से हाथ हटाया और अंतरा ने पीछे पलट कर देखा तो वह उस पर चिल्लाए, आपने ऐसा क्यों किया? बेशक ये कार्तिक ही था। कार्तिक और आर्यन साथ आए थे और आर्यन इंडिया जाकर सबसे पहले कार्तिक के पास ही आया था और अभी वह कार्तिक के घर पर ही ठहरा हुआ था, लेकिन कार्तिक लंबे समय तक आर्यन को नहीं रख सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन के पेरेंट्स को पता चला कि वह इंडिया है तो वह इस बात को सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे कि आर्यन इंडिया में किसके घर गया होगा। कार्तिक ने अंतर की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, तो मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही थी? मैंने बोला था ना कि मुझे तुमसे मिलना है, और क्या बोली? बोल दूंगी कि आप मुझे मिले ही नहीं। मैंने आपको बहुत ढूंढा, क्या तुम करके पास आई थी एक बार भी? कार्तिक के मुंह से अपना झूठा सुनकर वह थोड़ा जीत गई और बोली, तो यहाँ 3 3 कार थी, मुझे क्या पता था कि आपकी कर कौन सी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मर्सिडीज कहते किसे हैं, इसीलिए मैं वापस जा रही थी, और वैसे भी आपसे तो मैं कल स्कूल में भी मिल लेती। हम ओनली फॉर 10 मिनट्स और किस्मत से लंच ब्रेक में टाइम मिला तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, और मुझे तुम्हारे साथ एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चाहिए। कार्तिक ने पहले उसे ताना मारा और फिर अपनी बात कही। अंतरा को कार्तिक से काफी डर लगता था क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था और वह बोली, आप मुझे डराते हो? कार्तिक ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करी और उसे अपने और करीब किया, जिस पर उन दोनों के चेहरे करीब आ गए और वह बोला, राइट, डरना भी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरा ऑब्सेशन छीन ले। अभी तो मेरे ऑब्जेक्शन की शुरुआत हुई है, पर बेबी जब बड़े हो जाएंगे तब देख लेना कि मेरा ऑब्सेशन तुम्हारे लिए कहाँ जाएगा और किस हद तक जाएगा, और अब ये डर हमेशा के लिए अपने अंदर रख लेना क्योंकि कार्तिक सिंह रंधावा से तुम्हारा पाला पड़ा है। कार्तिक सिंह रंधावा ने तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे ही जगह नहीं दिया, मकसद है, और वह मकसद सिर्फ इतना है कि कार्तिक अब सर है अंतरा से, उसकी मार्शमेलो से। यहाँ अंतरा कार्तिक की बातों से डर भी रही थी और उसे आधी बातें समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन शायद जैसे जैसे वह बड़ी होती शायद उसे कार्तिक का खुद के लिए ऑब्सेशन समझ आ जाता। So how's today part? Tell me in comment and give your beautiful review also, और जिसका बेस्ट लागेगा पार्ट ऑफ माय इंस्टा फीड और कार्तिक और एरियन का उनकी गर्ल के लिए निकनेम कैसा है, एंड जिसने इस बार निकनेम कॉपी बोला टू बिकॉज मेरा खुद का दिमाग अच्छे। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अंतरा को बिल्कुल भी करती की बात समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ कार्तिक बस उसे अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था और उसे वैसे ही इंटरेस्ट तरीके से देखते हुए उसने अपनी बात रखी थी। कार्तिक ने अभी तक उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ा हुआ था और कब अंतरा का वह छोटा सा हाथ मजबूती से पकड़े जाने के कारण रंगत ले चुका था, पता भी नहीं चला था। कार्तिक और अंतर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी उन दोनों का ध्यान हटाने के लिए कार्तिक का फोन बज और कार्तिक ने अपने हाथ में पड़ा फोन सीधा करके देखा तो आर्यन उसे फोन कर रहा था और उसने फोन को उठा लिया तो दूसरी तरफ से आर्यन ने कहा, कहाँ हो? इस वक्त आर्यन कशिश से थोड़ा दूरी बनाकर चल रहा था और कशिश इस वक्त परेशान सी उसके दोस्तों के साथ थी क्योंकि अंतरा ये बोलकर गई थी कि वह कशिश को ढूंढने जा रही है, लेकिन कशिश तो दोस्तों के पास पहुंच गई लेकिन अंतरा गायब हो चुके थे। कार्तिक ने अंतरा का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था और वह बोला, बेसमेंट में हूँ, कर में बैठा हूँ। आर्यन ने काफी नॉर्मल टोन में कहा, किसके साथ है? कार्तिक इस पर सीधा हो गया और उसने अंतरा का भी हाथ छोड़ दिया। वह बोला, मैं किसके साथ होगा, किसी के साथ भी नहीं हूँ, अकेला बैठा हूँ। आर्यन कशिश का परेशान से भरा चेहरा देख रहा था और वह पलट गया और खंभे पर एक हाथ दिखाते हुए बोला, शांति से अंतरा को वापस भेज दे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी स्वीट कॉर्न परेशान रहे। कार्तिक ने इस पर अपनी आंखें बंद करी और फिर बोला, मैं अपनी वाली के पास हूँ, तू अपनी वाली के पास है और तू उसको संभाल, मैं क्यों भेजूं अपनी वाली को? अंतरा कार्तिक की बातें सुन रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक किससे बात कर रहा है और उसकी बात क्यों कर रहा है। आर्यन इस पर अपनी आंखों को बंद करता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैंने कहा ना कि शांति से उसे भेज दे वापस, बहुत वक्त है तेरे पास उससे दोबारा मिलने का, और वैसे भी शाम होने वाली है, सही सलामत दोनों को घर भी वापस पहुंचाना है। इस पर इस बार कार्तिक ने भी गहरी सांस ली और वह घर से निकल गया और अंतरा वाली साइड का दरवाजा खुला और बोला, बाहर निकलो। अंतरा बाहर निकल गई और कार्तिक ने उसका हाथ वापस पकड़ा और उसे लेकर वह सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ गया और लिफ्ट के आने का वेट करने लगा और उसके बाद वह उसे लेकर लिफ्ट में गया और उस फ्लोर पर आया जी फ्लोर पर कशिश और अंतरा के बाकी दोस्त थे।
लिफ्ट उसे फ्लो पर आए और कार्तिक ने कहा, जाओ अपनी बहन के पास। अंतरा ने एक बार कार्तिक को देखा और उसके बाद वह जाने लगी कि वापस कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कार्तिक ने उसके हथेली को बड़े प्यार से चूम लिया और उसके बाद उसने अंतरा को जाने की इजाजत दे दी और अंतरा तुरंत अपना फोन कसकर पकड़ते हुए वहां से चली गई। कशिश और सारे उसे ढूंढ रहे थे और अब कशिश रोने लगी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और ऑलरेडी वह दोनों काफी ज्यादा गरिमा और राघव को मनाकर यहाँ आए थे क्योंकि वह दोनों उन दोनों को अकेले भेजने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी राघव एंड में मान गया था और अब उसे खुद के और अंतरा के इस डिसीजन पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तभी फाइनली एक दोस्त को अंतरा सामने से आई हुई नजर आए और उसने कशिश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कशिश देख अंतरा। कशिश ने उधर देखा और वह तुरंत उसके पास भाग कर गई और उसे अपनी गली से लगा लिया और अंतर ने भी उसे गले से लगा लिया क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसे अचानक गायब हो जाने से कशिश रोई बहुत होगी। दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हुई और कशिश ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कहाँ गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी और मुझे कितना डर लग लिया। और उसके बाद उसने अंतरा को जाने की इजाजत दे दी और अंतरा तुरंत अपना फोन कसकर पकड़ते हुए वहां से चली गई। कशिश और सारे उसे ढूंढ रहे थे और अब कशिश रोने लगी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और ऑलरेडी वह दोनों काफी ज्यादा गरिमा और राघव को मनाकर यहाँ आए थे क्योंकि ये दोनों उन दोनों को अकेले भेजने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी राघव एंड में मान गया था और अब उसे खुद के और अंतरा के इस डिसीजन पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तभी फाइनली एक दोस्त को अंतरा सामने से आई हुई नजर आए और उसने कशिश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कशिश देख अंतरा। कशिश ने उधर देखा और वह तुरंत उसके पास भाग कर गई और उसे अपनी गली से लगा लिया और अंतर ने भी उसे गले से लगा लिया क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसे अचानक गायब हो जाने से कशिश रोई बहुत होगी। दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हुई और कशिश ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कहाँ गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी और मुझे कितना डर लग रहा था कि जब मैं मम्मी पापा को बताऊंगी कि तू गायब हो गई है तो वह कितनी बड़ी पनिशमेंट देंगे मुझे। सॉरी, वह मैं वॉशरूम चली गई थी। अंतरा ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया जिस पर उसकी दोस्त बोली, लेकिन हम वॉशरूम एरिया देखकर आए थे, तू तो वहां नहीं थी। अंतरा इस पर थोड़ा हैरान हुई और घबरा गई और फिर वह जल्दी जल्दी अपने पलकों को खोलने और बंद करना चालू करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या जवाब दे। और फिर वह बोली, वह मैं ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में गई थी, यहाँ वाली वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था इसलिए मैं वहां चली गई। कशिश इस पर उसके कंधे पर मरते हुए बोली, तो किसी एक को अपने साथ लेकर जाती ना अकेले क्यों गई? सॉरी, अंतर नहीं वापस माफी मांगी। इसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए और जिस रिक्शा से वह आए थे वह रिक्शा उन्हीं में से किसी एक के पापा ने उनके लिए बुक की थी और वह रिश्ता तब तक वही माल के बाहर रुकी हुई थी जब तक वह सारे शॉपिंग करके नहीं आ गए और इस रिक्शा में वह सारे अपने अपने घर को निकल गए, लेकिन इस बात से सारे अनजान थे कि उसे रिक्शा का पीछा एक बड़ी सी काले रंग की मर्सिडीज कर रही है। जब तक कशिश और अंतरा अपने घर नहीं पहुंच गई तब तक बुखार उनका पीछा करती रही और जैसे ही वह दोनों अपने घर के दरवाजे के अंदर गई वह कर वहां से चली गई। रात का वक्त, सिंह रंधावा पैलेस। ये घर सच में किसी पैलेस से कम नहीं था। हर एक चीज लग्जरियस थी, यहाँ तक कि मेन गेट से सीढ़ियों तक जाने के लिए भी रेड कार्पेट बिछाया हुआ था। अधिकतर चीज ग्लास की और प्लेटिनम की बनाई गई थी। सीढ़ियां भी ऊपर की तरफ सीधी नहीं जा रही थी बल्कि ओवल शेप में ऊपर जा रही थी जिसने 4 राउंड लिए थे। एक अलग से सिटिंग एरिया हॉल के थोड़ा सा साइड में बनाया गया था जिसके बीचों बीच छोटा सा पूल बनाया गया था जहां पर रिलैक्स करने के लिए पैर डाल सकते हैं। और इस पूल के ठीक सामने एक बड़ा सा पुराने जमाने जैसा दिखने वाला गेट था जो कि आज के टाइम में ही बनाया गया था और उस गेट के पीछे था डाइनिंग रूम और पूरे डाइनिंग रूम में दीवारों पर कटलरीज ही कटलरीज लगी हुई थी। कोई सोने की थी, कोई चांदी की थी, कोई नॉर्मल थी, कोई कांच की थी। और बीचों बीच राउंड शेप का डाइनिंग टेबल था और दरवाजे की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी और डाइनिंग टेबल की लेफ्ट साइड में एक खिड़की भी लगी हुई थी जहां से बाहर की गार्डन का नजारा भी देखा जा सकता था। और फिलहाल इसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कार्तिक आर्यन और कार्तिक के फैमिली। कार्तिक की मां उन्नति सिंह रंधावा, कार्तिक के पिता ऋषि सिंह रंधावा, कार्तिक की बहन फलक सिंह रंधावा। ऋषि सिंह रंधावा जिसको RSR के नाम से बिजनेस वर्ल्ड में जानते हैं। ऋषि की और अंशुमन की दोस्ती काफी पुरानी है और इसी के चलते आगे चलकर कार्तिक की और आर्यन की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई थी, लेकिन ऋषि आज तक अनजान था कि उसका दोस्त अंशुमन एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया डॉन भी है। लेकिन कार्तिक को ये बात पता चल चुकी थी कि उसके दोस्त के पिता एक माफिया डॉन है और अब शायद कार्तिक आर्यन के साथ माफिया डॉन बनना चाहता था क्योंकि कार्तिक को ऐसा लगता था कि नॉर्मली अच्छे से बिजनेस चलाना मतलब लाइफ की बोरिंग कर देना और अगर लाइफ में मसाला और चिंगारी बाहिए तो माफिया बनना पड़ेगा। सब मिलकर आज इंडियन फूड खा रहे थे और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण तक आर्यन का वहां आना। उन्नति ने आर्यन के आने की खुशी में ही इंडियन फूड बनवाया था, वरना अक्सर घर में हर टाइम इंडियन की जगह मैक्सिकन, फ्रेंच, इटालियन ऐसे ही खाने बनते थे। सब मिलकर डिनर कर ही रहे थे कि तभी ऋषि ने ऐसे ही आर्यन से सवाल कर लिया, वैसे आर्यन तुमने अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मतलब अगर तुमने परमानेंटली रसिया छोड़ दिया है तो कॉलेज तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, और तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम देने के लिए भी एक बार रसिया तो जाना पड़ेगा। आर्यन ने इस पर अपनी गहरी ब्राउन आईज से ऋषि को देखा और फिर वह बोला, नो नीड अंकल, मैं रसिया नहीं जाने वाला। जिसको जाना है वह शौक से जाए, पर मैं रसिया नहीं जाने वाला। मैंने फैसला ले लिया है कि मैंने रसिया छोड़ दिया है, तो मैंने छोड़ दिया है। ऋषि इस पर कुछ नहीं बोले क्योंकि आर्यन का गुस्सा कार्तिक की गुस्से जैसा ही था और ऋषि को बहुत
अच्छे से पता था कि आर्यन ने यह फैसला गुस्से में लिया है और अक्सर ये दोनों दोस्त गुस्से में लिया फैसला बहुत लंबे समय तक अपनाते थे और शायद ही कोई ऐसा वक्त आया होगा जब उन्होंने अपने गुस्से में लिए फैसले पर रिग्रेट किया होगा। सब अपने अपने कमरे में चले गए और आर्यन का भी वहां पर एक खुद का रूम था, इसीलिए आर्यन इस कमरे में गया और आर्यन के कमरे के ठीक सामने वाला कमरा कार्तिक का था। आर्यन जाकर सीधा बेड पर लेट गया। आज को बहुत लंबे समय के बाद इस बेड पर आकर लेटा था, इसीलिए उसे शायद नींद नहीं आ रही थी। वह उठ गया और बालकनी में आ गया। बहुत देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी आर्यन को वहां पर चैन नहीं मिला तो वह कमरे में वापस आया और उसने ड्रॉयर से सिगरेट निकले और उसे जलाकर पीने लगा। यह एक काफी महंगी और ब्रांडेड सिगार थी और जाहिर सी बात थी आर्यन को कार्तिक से पहले ही सिर्फ 13 साल की उम्र में सिगरेट की लत लग गई थी और जब अंशुमन को इस बारे में पता चला था तो अंशुमान ने आर्यन की पिटाई भी बहुत की थी। अंशुमान चाहता था कि जो गलत हरकतें उसने अपने टाइम पर की है वह गलत हरकतें आर्यन कभी ना करे, लेकिन मार खाने के बाद आर्यन ने ये तो कह दिया कि वह ये सब नहीं करेगा, लेकिन चुप चुप कर आर्यन तब भी यह सब करता था। वह कुछ महीनों से ड्रिंक करना भी शुरू कर चुका था, लेकिन अभी कार्तिक को ड्रिंक की आदत नहीं लगी थी। वह सिगरेट भी दिन में एक बार पीता था सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन आर्यन को लत लग गई थी सिगरेट के लिए। उसने पूरी की पूरी एक सिगरेट खत्म करी और उसके बाद उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया और सौंफ को अपने मुंह में ले लिया। आर्यन कमरे से बाहर निकला और सीधा कार्तिक के कमरे में गया, लेकिन कार्तिक न अपने बेड पर था और न ही बाथरूम में, उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। साफ मतलब था कार्तिक खिड़की से भाग गया था और कहाँ भागा था शायद आर्यन को पता था। वह भी इस खिड़की से बाहर निकल गया तो उसने देखा कि यह वह रास्ता था जहां पर सिक्योरिटी गार्ड था, तो लेकिन एक और उसे भी कार्तिक ने पटा रखा था और कार्तिक का वही फॉर्मूला यूज करते हुए आर्यन भी मैशन से रात की 11 बजे भाग गया। रात के लगभग 12 बजे के आसपास कार्तिक धीरे धीरे अपनी बाइक को कशिश और अंतरा के घर के पीछे वाले रास्ते पर पार्क करता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था और वह चोरी छुपे उनके घर की दीवार को लगता है और सीढ़ियों से होते हुए सीधा टेरेस पर चला जाता है। ये वो सीढ़ियां थी जो सिर्फ टेरेस जाती थी और टेरेस का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन शायद कार्तिक को पता था कि टेरेस से अंतरा के कमरे में कैसे जाना है। वह टेरेस पर गया और टेरेस की गेट के साथ लगी उसे खिड़की को खोल दिया और उसमें से अंदर गया और दबे पांव वह वहां से नीचे उतरने लगा। कार्तिक ने अपने जूते को बाहर ही उतार दिया था ताकि आवाज ना हो। कार्तिक वह इंसान था जिसे अंतरा के घर का चप्पा चप्पा मालूम था कि कहां पर क्या है और वह सीधा स्पैकी जो उसने खुद से ही बनवाई थी उससे अंतरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया और तभी पास अंदर आया और उसे 0 वॉट की लाइट की रोशनी से वह दोनों बहनों को सोते हुए देख रहा था। आज कशिश अंतरा कैसे जाने से डर गई थी, इसीलिए आज दोनों एक ही बेड पर आकर सो रही थी। अंतरा का बेड खाली था। कार्तिक आगे आया और अंधेरा के बेड पर बैठ गया और दोनों बहनों को सोते हुए देखता रहा। कशिश काफी गहरी नींद में थी और उसका हाथ अंतर के पेट पर था और अंतरा दूसरी साइड मुंह करके सो रही थी और चांद की रोशनी सीधा अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी और इस चांद की रोशनी में धमकता उसका चेहरा कार्तिक इस वक्त बड़ी ही प्यार से निहार कर रहा था। जब कार्तिक से रुका नहीं गया तो वह थोड़ा आगे आया और उसने अंतरा के उन चोटी में से निकले कुछ बालों को उसके कान के पीछे किया और हल्के से अपनी होठों को उसके गालों से छुआ दिया। कार्तिक के ऐसे छूने से अंतरा हल्की सी हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली और जैसे ही अपने सामने कार्तिक को देख हैरान हो गई और वह चिल्लाती उससे पहले ही कार्तिक ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसे चिल्लाने से रोक दिया। शुश, डोंट शाउट माय लवली मार्शमेलो, सी आई एम हियर विद यू, योर मैन, आई एम योर मैन। कार्तिक जो पहले से ही उसके गालों के पास था उसने काफी मैग्नेटिक और मैजिकल वॉइस में उसके कानों में कहा और अंतर की आंखें अपने आप पहले तो बंद हुई, उसने फिर गहरी सांस ली और फिर वापस आकर खुला और अपना चेहरा उठा लिया और कार्तिक ने उसके माथे को अपनी होठों से छू लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।